Hello everyone, I hope you all will be good. Welcome to the next lecture in the series for pestle analysis. Finally, this is going to be the last lecture हमारे pestle analysis की series में. आज हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल फैक्टर्स जिनको हम लोग environmental फैक्टर भी कहते हैं. ठीक है, इकोलॉजिकल और environmental फैक्टर जो है वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा रिगार्डिंग दी पेस्टल एनालिसिस, और उसके बाद हम एक न्यू चैप्टर की तरफ मूव करेंगे. अ, अभी तक आपने, अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, सो आपने पेस्टल एनालिसिस में पॉलिटिकल फैक्टर्स पढ़ा, इकोनॉमिक फैक्टर्स पढ़ा, या इकोनॉमी को आपने पढ़ा जिसमें माइक्रो एंड मैक्रो को डिस्कस किया. आपने सोशल फैक्टर्स को पढ़ा, आपने टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को पढ़ा, और आपने लीगल फैक्टर्स को सो फार पढ़ लिया. आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा इन डेप्थ बात करेंगे इकोलॉजिकल फैक्टर्स पर. हम दो पर्सपेक्टिव्स की बात करेंगे कि एक बिजनेस कैसे आपकी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, और जब एनवायरनमेंट अफेक्ट हो जाती है तो फिर उसके जो है वो जो उसके रिजल्ट्स हैं वो क्या होते हैं. तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक बिजनेस आपकी एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करता है. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ बिजनेस affects your environment or affects environment. देखिए, इट्स अ वेरी लॉन्ग डिबेट टू टॉक ऑन दिस कि आपका बिजनेस कैसे आपकी इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेगा. फॉर एग्जांपल, हम सबसे पहले कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं. अगर तो वो यूज कर रहा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. व्हाट डज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन? ऐसी रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है जो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगी, सच एज आपका ऑयल एंड आपका कोल. ओके, अगर एक बिजनेस जो है वो बहुत एक्सेसिव क्वांटिटीज में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, दिस मीन्स कि उस बिजनेस का एग्जिस्टेंस आपकी इन्वायरमेंट के लिए एक थ्रेट है. ठीक है. फिर इसके अलावा यूजिंग स्लो रिप्लेस्ड रिसोर्सेस, ऐसी रिसोर्सेस को बहुत हाई रेट पर यूज करना जो कि फिर बहुत आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होंगे. आप बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, आप दरख्त काट रहे हो, लेकिन देखो, आप दरख्त काटने में इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. आपको कितना टाइम लग जाएगा? थोड़ा बहुत. लेकिन एक दरख्त को, एक ट्री को फुल ग्रोन ट्री में कन्वर्ट होने के लिए इट विल टेक 20 years और 25 years. राइट. सो समझाने का मकसद ये है कि एक बिजनेस जो है डज नॉट ओनली रिलाई ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो ऐसी भी रिसोर्सेज यूज कर सकता है कि जो स्लो डेवलपिंग जो है वो आ रही है. फिर इसके अलावा आपका जो बिजनेस है वो पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है. पोल्यूशन में नॉइस भी आ जाती है, एयर पोल्यूशन भी है, लैंड पोल्यूशन भी है, वाटर पोल्यूशन भी है. ये तमाम चीजें आपके जो बिजनेसेस हैं वो क्रिएट कर रहे हैं आपके इन्वायरमेंट के लिए. एंड आई बिलीव आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि यू गाइस कैन सी कि ओवर द टाइम आपकी जो दुनिया है उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो गया है. इसकी बहुत बेसिक एग्जांपल आप ले लो कि लास्ट ईयर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, हमने जो हमारे जो विंटर्स थे, दे वर ड्राई विंटर्स. देयर वाज नो प्रॉपर रेन इन द विंटर लास्ट ईयर. राइट, जिसकी वजह से देयर वर नो प्रॉपर विंटर्स एट ऑल. But if we talk about the COVID era में we were in lockdown and nature was healing. राइट. सो आपने ये समझना है कि एक बिजनेस का जो प्रेजेंस है ना, वो आपके एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है. डिपेंड करता है कि वो बिजनेस किस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है. ओके, सो पोल्यूशन में यू गाइस कैन गो फॉर लैंड, वाटर और एयर पोल्यूशन आप इसमें कर सकते हैं. ओके. फिर इसके अलावा, अब अगर हम बात करें कि अगर आप डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा कर रहे हो, आप दरख्त कट रहे हो, तो आपका क्या होगा? दरख्तों की कटने की वजह से देयर विल बी अ लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स. ओके. जो आपके एनिमल्स हैं उनकी रिहाइशें और उनकी जो हैबिटेट्स हैं, उनकी जो रहने के घर हैं, दे विल बी गॉन. Okay, so if they are gone, then obviously animal will also be extinct. आपके animals जो हैं, जब उनको रहने की जगह नहीं मिलेगी, तो वो obviously they will decrease in number. Okay, so you need to understand this thing कि business एक environment को बहुत different तरीकों से जो है वो affect करता है. अब let's say कि बिजनेस जो है इन इन वजह से
आपके इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है। अब इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि क्लाइमेट चेंज, आप बहुत रैपिड आप रेट पर जो है वो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, क्लाइमेट चेंज होगा। क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी, एंड यू गाइस आर ऑल वेल अवेयर ऑफ व्हाट ग्लोबल वार्मिंग इज, राइट? फिर क्लाइमेट चेंज होने की वजह से अब जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसकी वजह से फिर अगेन देखो फ्लड्स भी एक इसका रीजन हो सकते हैं। ठीक है, आपके इरेगुलर सीजनल चेंजेस इसका रीजन हो सकते हैं। ठीक है, और बहुत सी रीजंस इसमें आ रहे हैं। फिर इसके अलावा जो सेकंड है, दैट इज शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब किस तरीके की रिसोर्सेज? तो देखो, अगर आप ऑयल और कोल को बहुत एक्सेसिव यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए एक खतरा बना रहे हो कि इफ दे आर नॉट गोइंग टू गेट ऑयल एंड कोल, सो हाउ दे आर गोइंग टू लिव, राइट? सो ऑटोमेटिकली जब आप बहुत ज्यादा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करोगे, बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन करोगे, तो ऑटोमेटिकली आप एक ग्लोबल शॉर्टेज जो है वो क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, फिर इसके अलावा याद रखिएगा कि आपके बिजनेस पर क्या, बिजनेस जो है इन तमाम कामों को करने का क्यों जो है वो लायबल होता है? बिकॉज ऑफ योर कस्टमर पर्सपेक्टिव, राइट? हो सकता है कि कोई भी ऐसा कंट्री है जहां पर कस्टमर जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ चीज को प्रेफर करे, और अनफॉर्चुनेटली वो चीज आपकी नॉन रिन्यूएबल हो। पाकिस्तान में लोग गैस को बहुत प्रेफर करते हैं, जो हमारी हाउस गैस होती है, जो सुई गैस होती है हमारी, जिसको मीथेन भी कहते हैं, राइट? तो उसको हम देखो लाइक जो है, अगर हमारे पास जो है वो गैस आ जाए घर में, तो वी वुड एक्सेसिवली यूज दैट गैस। ओके, अब तो वो अलग बात है कि उसका भी जो है ना वो बिल बहुत ज्यादा आता है, बट देयर आई हैव बीन थ्रू दोस टाइम्स कि जहाँ पर बहुत थोड़ा बिल आता था, एंड इन इन इवन इन माय हाउस होल्ड बहुत एक्सेसिव उस गैस का जो है ना वो यूज किया जाता था। तो दीज आर द रीजंस कि जब आप जो है वो इस तरीके के काम करोगे तो ऑटोमेटिकली बिजनेसेस को फिर उसकी सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी, राइट? सो देखो, अगर एक घर है उसमें बहुत एक्सेसिव सुई गैस का इस्तेमाल हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि द प्रोवाइडर हैव टू प्रोवाइड द गैस, राइट? सो कस्टमर प्रेफरेंसेस बहुत दफा ऐसा होता है कि वो इस तरीके से गलत चली जाती हैं कि बिजनेसेस को ना चाहते हुए भी जो है उन प्रेफरेंसेस को पूरा करना पड़ता है। फिर नंबर 4, गवर्नमेंट रेगुलेशन। देखिए, अगर एक बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा आपकी इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली फिर गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेशंस लगाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट देखेगी कि अच्छा, अगर आपके बिजनेसेस बहुत ज्यादा एक इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इस तरीके की इम्प्लीमेंटेशंस ले आएगी, इस तरीके की पॉलिसीज ले आएगी जो उस बिजनेस को फर्दर इन्वायरमेंट को अफेक्ट करने से रोक देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बिजनेस आपकी इन्वायरमेंट को डिफरेंट तरीकों से अफेक्ट कर सकता है, एंड हर तरीके से अफेक्ट होने की वजह से डिफरेंट तरीके के रिजल्ट्स जो हैं वो क्रिएट होंगे। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं जो इसमें सेकंड सेक्शन है जिस पर हम बात करेंगे, दैट इज बेसिकली स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। स्टेक होल्डर इंटरेस्ट एंड एनवायरमेंट। देखिए, आपको पता है, देखिए आपको पता है कि आपके जो बिजनेसेस होते हैं उनके कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, एट दिस पॉइंट यू वेरी वेल नो गाइस कि व्हाट इज स्टेक होल्डर। हम यहाँ पर 4 स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं। वी विल टॉक अबाउट 4 स्टेक होल्डर्स जो कि आप they can and they cannot have an effect on the environment. So the very first one, we have managers or management, then we have customers, then we have government, then we have pressure groups. Okay, अब देखिए मैनेजर्स की अगर हम बात करें, तो मैनेजर्स या मैनेजमेंट जो है वो क्या चाहेगी? तो देखो,
अगर एक बिजनेस जो है एक ऐसे कंट्री में फ्लरिश कर रहा है कि जिस कंट्री के लोग एजुकेटेड हैं, जिस कंट्री के लोगों को पता है अबाउट द एनवायरनमेंट, तो फिर ऐसे कंट्री में जो बिजनेस मैनेजर्स होंगे या मैनेजमेंट होगी, they will, they may have a genuine concern for the environment, and they obviously, they will want their company to take suitable measures and to limit environmental damage. ओके, उनके ऑब्वियसली दे विल बी कंसर्न्ड कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या ये अब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट है या नॉन फ्रेंडली प्रोडक्ट है, तो इन दैट केस दे विल बी वरिड अबाउट दिस। कस्टमर्स की बात करें तो आजकल, अगर मैं आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल मैं बताऊं तो कस्टमर्स आर वेरी मच इको फ्रेंडली। आप अब जो है वो खुद अपने इर्द गिर्द नोटिस करें कि बहुत से लोग जो हैं दे विल नॉट प्रेफर पॉलिथीन बैग्स, वो शॉपर प्रेफर नहीं करते, दे विल प्रेफर जो क्लॉथ बैग्स होते हैं या टोट बैग्स होते हैं उनको लोग प्रेफर करते हैं, ताकि क्योंकि वो रिसाइकलेबल होते हैं। आजकल लोग बहुत सी चीजें रिसाइकल कर रहे हैं। आजकल लोग जो है ऐसी चीजें यूटिलाइज कर रहे हैं कि जिसमें प्लास्टिक का यूज उसमें कम आ रहा है, पेपर स्ट्रॉज हो गया, वुडन अब जो है यूटेंसिल्स हो गए। ठीक है, इस तरीके की चीजें जो है वो कस्टमर यूज करता है। तो कस्टमर जब इस तरीके की प्रेफरेंसेस दिखाएगा, कस्टमर की इस तरीके की प्रेफरेंसेस में जब शिफ्ट आएगा, तो ऑटोमेटिकली फिर उस तरीके के बिजनेसेस जो है वो फ्लरिश करेंगे। अब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू इलिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, राइट? लोगों को इतना शऊर नहीं है अबाउट देयर एनवायरनमेंट। दैट इज वाई पाकिस्तान में इस तरीके के जो बिजनेसेस हैं दे आर नॉट फ्लरिशिंग। बट इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, यूएस है, यूके है, कनाडा है, जर्मनी है, I will give you guys an example कि जर्मनी और यूरोप, जर्मनी एंड अदर कंट्रीज ऑफ द यूरोप, दे हैव अ प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड रिसाइकल मैनेजमेंट सिस्टम। उनके घरों में इवन और उनके पब्लिक एरियाज में दे हैव 6 to 7 डिफरेंट टाइप ऑफ बिन्स। यू गाइस कैन सर्च कि वो ग्लास को अलग डिस्पोज करेंगे, कार्डबोर्ड को अलग डिस्पोज करेंगे, जो फ्रूट पील्स होंगी, जो बायोडिग्रेडेबल होता है, छिलके वगैरह, उनको अलग डिस्पोज करते हैं, प्लास्टिक को अलग डिस्पोज करते हैं। इवन दो व्हाट दे बेसिकली डू इज कि वहां के लोग जो है प्लास्टिक बॉटल्स को कलेक्ट करते हैं, ग्लास बॉटल्स को कलेक्ट करते हैं, और वहां पर वो सुपर मार्केट्स में जाते हैं एंड वो जो है वहां पर सबमिट करवाते हैं और उनके बदले उनको कैश मिल जाता है। तो वहां पर इस तरीके के सिनेरियोज जो है वो बिल्ड हो रहे हैं। वहां पर लोग इस तरीके से वेस्ट मैनेज करते हैं, राइट? अब इवन यू गाइस, अब आप देखो कि जापान की अगर मैं बात करूं तो इट्स वेरी फेमस अबाउट जापान के वहां पर आपको डस्टबिन्स नहीं मिलेंगी पब्लिक एरियाज में, एंड दिस इज वेरी ट्रू। वहां पर आपको कोई डस्टबिन्स नहीं मिलती पब्लिक एरियाज में, यू जस्ट हैव डस्टबिन्स एट योर होम्स। वहां पर इस तरीके से लोग जो है वो, देखो कितना वेस्ट का वो ख्याल रख रहे हैं। जब इस तरीके की कस्टमर प्रेफरेंस जब आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली वहां की जो एनवायरनमेंट है वो भी अच्छी हो जाएगी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ मैनेजर का कंसर्न होना या मैनेजर का सिर्फ जो है वो अच्छी इन्वायरमेंट की तरफ या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है। कस्टमर को भी उस तरीके का प्रेफरेबल होना जरूरी है। पाकिस्तान में वी आर नॉट दैट मच कंसर्न्ड अबाउट द एनवायरनमेंट, वी आर, बट उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के बाकी कंट्रीज हैं। दैट्स वाई यहाँ पर भी बिजनेसेस हमें उस तरीके के प्रोडक्ट्स ही ऑफर नहीं करते, राइट? फिर अगेन गवर्नमेंट की बात की जाए तो सेम सिनेरियो कि गवर्नमेंट भी अगर जो है वो हमारी या किसी भी कंट्री की, द गवर्नमेंट इज अवेयर कि भाई हमारे पास जो है हमने वेस्ट मैनेजमेंट करनी है, रिसाइकलिंग करनी है और हमने अपनी इन्वायरमेंट को बचाना है, तो फिर गवर्नमेंट उस तरीके के इनिशिएटिव्स लेती है, गवर्नमेंट उस तरीके की पॉलिसीज क्रिएट करती है, उस तरीके के लॉज लेके आती है। तो जब गवर्नमेंट एक कंट्री की इस तरीके के लॉज को लेकर आएगी, तो यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली फिर वहां के बिजनेसेस भी थ्राइव करेंगे। एंड प्रेशर ग्रुप्स का यही मतलब होता है कि आपके ब्यूरोक्रेट्स हो गए या आपके वो लोग जिनका आप पर इन्फ्लुएंस होता है, राइट? तो ये तमाम चीजें जो हैं ये बेसिकली बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं। अब देखो, अगर एक बिजनेस है जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स नहीं बना रहा, लेकिन वहां के जो कस्टमर्स है दे आर प्रेफरिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई हुई हैं, नहीं फॉलो करोगे तो फाइन लगेगा, एंड प्रेशर ग्रुप्स आप पे प्रेशराइज करते हैं आपको टू मेक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, तो ऐसे सिनेरियो में एक बिजनेस जो है वो नॉन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता, वो हमेशा इको फ्रेंडली ही प्रेफर करेगा, राइट? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक बिजनेस ने अपने स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई भी रखना होता है, खुश भी रखना होता है।
ठीक है। तो यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बिजनेस। हम एट द एंड ऑफ द डे एक बिजनेस को ब्लेम नहीं कर सकते कि एक बिजनेस जो है वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है या इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है। इट इज अल्टीमेटली अस एज ऑन इंडिविजुअल बेसिस जो जो अपनी ही इन्वायरमेंट को खुद ही खराब कर रहे हैं। आई होप जहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद अब हम जो है वो बात करते हैं कि अगर हम स्पेसिफिकली बात करें पोल्यूशन की, तो हम देखते हैं कि कैसे हम जो है पोल्यूशन को लिमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिमिटिंग एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कैसे लिमिट किया जा सकता है? द वेरी फर्स्ट थिंग, आप कार्बन फिल्टर्स यूज करो। आपकी जो गाड़ियां हैं उनका जो एग्जॉस्ट स्मोक होता है उसको एयर में रिलीज करने से पहले आप अपने गाड़ियों के जो साइलेंसर्स होते हैं अब या जो वो स्मोक पाइप्स होते हैं उनमें कार्बन फिल्टर्स फिट फिट करो, ताकि वो जो स्मोक आ रहा है इंजन से वो फिल्टर होके उस कार्बन फिल्टर के थ्रू फिल्टर होके एयर में रिलीज किया जाए, और जितना भी कार्बन और कार्बन रिलेटेड जो कार्सिनोजेंस हैं उसमें, सॉरी, कार्बन रिलेटेड जो प्रोडक्ट उसमें जो केमिकल्स हैं वो सारे उसमें ट्रैप हो जाए। और अब आजकल के टाइम में बहुत सी कंट्रीज ये कर रही हैं, बहुत सी फैक्ट्रीज अपने जो स्मोक चिमनीज होती हैं उनमें कार्बन फिल्टर्स लगाती है, राइट, ताकि वो जो स्मोक वहां से निकाल रही है उसको मैक्सिमम तौर पर हार्मलेस कर दिया जाए। ऑल तो होगा तो नहीं हार्मलेस 100%, बट मैक्सिमम लेवल पर उसमें से जो डेंजरस सब्सटेंसेस होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा एयर पोल्यूशन के लिए हम जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स में देखो, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, अब बायोगैस एनर्जी है। ये तमाम चीजें जो हैं आपकी रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती हैं। तो आप इनको यूज करो रादर देन यू बर्निंग योर गैस एंड बर्निंग योर ऑयल, राइट। फिर इसके अलावा जो है एक इसमें एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने का तरीका है कि फॉरेस्ट्रेशन हमने करनी होगी। हम जिधर डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हैं, हम दरख्तों को काट रहे हैं, हम जंगलात को खत्म कर रहे हैं, वी नीड टू प्लांट फॉरेस्ट, वी नीड टू डेवलप फॉरेस्ट एंड वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एज वेल। इससे ना सिर्फ एयर पोल्यूशन अच्छी होगी, मतलब कम होगी, इससे लैंड पोल्यूशन भी कम होगी, इससे वाटर पोल्यूशन भी कम होगी। So, because obviously trees are the natural healers. Trees are the environmental medicines. Okay, they eliminate carbon dioxide. They provide oxygen. They keep the air fresh. वो सॉइल को पानी में मिक्स होने से रोकते हैं, उनकी रूट्स मिक्स होने से रोकती हैं, पानी को क्लीन रखेंगे, लैंड को इरोड होने से बचा देंगे, राइट। सो ये तमाम तो जो एक एक दरख्त लगाना जो है, इट्स 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 अ वेरी वेरी गुड डीड। और इवन हमारे रिलीजन में भी है कि दरख्त जो है वो लगाना ये सदका जारिया होता है। अब एज लॉन्ग एज द पीपल आर गेटिंग शेड फ्रॉम दैट ट्री और ईटिंग द फ्रूट ऑफ दैट ट्री, आपको इवन आफ्टर योर डेथ आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। सो वाई इस्लाम हैज, वाई और रिलीजन, नॉट ओनली जस्ट इस्लाम और the बाकी religions में, either it's Hindu, sorry guys, I guess like my internet just got little bit disrupted. So yeah, so let's, so I was telling you that forestation या दरख्त लगाना, it's not just something जो हमें हमारा religion बताता है, but it's even in Hinduism, it's in Christianity। तमाम religions जो है वो nature को preserve करने का जो है वो lesson आपको देते हैं, right? So you guys need to understand this thing कि air pollution जो है इन इन चीजों से हम reduce कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो सेकंड पे हमारे पास लैंड पोल्यूशन आ जाती है, राइट। अब हम देखते हैं कि लैंड पोल्यूशन को कैसे हम रिड्यूस करते हैं। लैंड पोल्यूशन की बात की जाए तो अगेन देखो, द वेरी फर्स्ट थिंग आई विल राइट द फॉरेस्ट्रेशन। ओके, कि आप दरख्त लगाओ, ठीक है। नंबर टू जो है, आप जो वेस्ट होता है रिसाइकलिंग आप करो, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। ओके, आप जो वेस्ट कर रहे हो चीजें उनको रिसाइकल करो मैक्सिमम टाइम तक, ठीक है। फिर थर्ड जो है, आप प्रॉपर डिस्पोजल करना होगा, आपको प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ हैजर्डस सब्सटेंसेस।
स्पेशली जो हॉस्पिटल के केमिकल्स होते हैं, मेडिसिन होती हैं, यूज्ड जो उनके इक्विपमेंट्स होते हैं, जो फैक्ट्री से निकलने वाले जो केमिकल्स होते हैं, रबड़ स्पेशली केमिकल है, प्लास्टिक इज अ केमिकल, राइट। इन तमाम का प्रॉपर डिस्पोजल आपको करना पड़ेगा। इवन जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं उनका कितने जो है बायो हैजर्ड रेडिएशंस वाले जो है वो उनके यू कैन से प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वी नीड टू प्रॉपरली डिस्पोज दैट। ओके, सो अगर हम ये तरीके अपना रहे हैं तो वी विल बी रिड्यूसिंग और लैंड पोल्यूशन एज वेल। वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो वाटर पोल्यूशन में अगेन द वेरी फर्स्ट थिंग फॉरेस्ट्रेशन। ओके, सॉरी, फॉरेस्ट्रेशन। देन नंबर टू, आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो। आपको पता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो हैं, दिस आर द लाइक योर एनिमल वेस्ट होता है, इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कहते हैं। या इवन अगर ये फैक्ट्रीज में भी बन रहे हैं, तो ऐसे फर्टिलाइजर्स आप यूज करो जिनमें केमिकल्स नहीं होते, जिनमें नाइट्रोजन का बहुत एक्सेसिव यूज नहीं होता। बिकॉज जब आपने पढ़ा होगा, जब बारिश होती है तो दे गेट वॉश्ड इन द वाटर, और फिर ये वाटर जो मरीन लाइफ है आपकी उसको भी इंडेंजर करते हैं, राइट। फिर इसके अलावा जो है वो आप पानी को जो है वो रिसाइकल करते हो। यू guys will be some of you guys will be surprised to listen to this, but trust me, it's reality कि बहुत सी कंट्रीज जो है आपका सिवेज का जो पानी होता है, आप आपके लाइक जो वॉशरूम्स का पानी है या जो किचन का पानी है, जो सिवेज का पानी होता है, उसको इतना क्लियर रिसाइकल करती हैं बहुत सी कंट्रीज, कि उस पानी ऑब्वियसली वो पीने के ड्रिंकेबल तो नहीं होगा, बट वो यूज के काबिल हो जाता है। यानी यू कैन री यूज दैट वाटर टू वॉश योर डिशेस अगेन, टू टेक अ बेथ एंड टू यूज इट इन वॉशरूम्स, राइट। तो आपकी जो कंट्रीज हैं वो इस तरीके की एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड रिसाइकल मेथड्स यूज करते हैं कि वो सिवेज के पानी को रादर देन डिस्पोजिंग इट और रिलीजिंग इट इन द ओशंस, वो क्या करते हैं, वो इसी को दोबारा रिसाइकल करते हैं, और ये वाटर पानी जो है वो चलता रहता है, राइट। सो इस तरीके से आप जो है अपनी वाटर जो पोल्यूशन है उसको रिड्यूस कर सकते हो। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब देखो गाइज, ये जो मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट एंड यू कैन डू दैट, तो इन तमाम चीजों से क्या होगा कि इन तमाम चीजों से ये होगा कि आप ना सिर्फ अपने लिए आज की इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करोगे, बल्कि आप आने वाली जनरेशन्स को भी एक अच्छा लेसन दोगे और उनकी लाइफ को भी आसान बनाओगे। तो हम एक वर्ड यहाँ पर पढ़ते हैं, दैट इज सस्टेनेबिलिटी। और इसी से जो मिलता जुलता आपकी एसीसी की न्यू क्वालिफिकेशन में जो चीज इंट्रोड्यूस हुई है, बल्कि आपकी पुरानी क्वालिफिकेशन में भी ये चीज बहुत ज्यादा पढ़ाई जाती है, स्पेशली इन एसपीएल लेवल, दैट इज सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। ओके, दीज आर द टू वर्ड्स। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, पहले मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख देता हूँ, देन आई एम गोना एक्सप्लेन यू गाइस। ओके, देखो मैंने लिखा है सस्टेनेबिलिटी क्या होती है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि आपने आज जो मौजूद हैं आपके पास चीजें, उनको इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि वो कल आने वाली जनरेशन्स के लिए खतरा ना बने। एंड एक्सेसिव यूज ऑफ ऑयल एंड गैस, आज अगर आप एक्सेसिव यूज करते हो ऑयल और गैस का, तो दिस मीन्स कि बाई 2045 या 2040 आपका गैस जो है और ऑयल जो है, सॉरी, ऑयल और कोल जो है, नॉट गैस, ऑयल और कोल जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। जब वो खत्म हो गया तो गाइस यू डू नॉट हैव एनी प्लान कि आप उसके बाद कहाँ से इस तरीके की एनर्जी लेके आओगे, राइट। सो इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप सिर्फ उतना ही यूज कर रहे हो जितना जो है आपको जरूरत है। अब जरूरत के हिसाब से यूज कर रहे हो, जब आप चीज जरूरत के हिसाब से यूज करोगे, आप ओवर यूज नहीं करोगे किसी चीज को, दिस मीन्स कि यू आर बीइंग सस्टेनेबल। आपको अपना भी ख्याल है और आपको अपने आने वाली जनरेशन का भी ख्याल है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जो है एक एक फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग होती है, याद रखिएगा, इट्स एन एडवांस फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग।
एडवांस फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग है जो कि बहुत सी कंट्रीज में कंपनीज के लिए मैंडेटरी है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में एक कंपनी डिटेल में एक्सप्लेन करती है कि वो किस तरीके के रिसोर्सेज को यूज कर रही है अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, और जो वो रिसोर्सेज यूज कर रही हैं उनको मैक्सिमम टाइम तक चलाने का कंपनी का क्या प्लान है। आया वो रिसोर्सेज रिन्यूएबल हैं या नॉन रिन्यूएबल, क्या वो एनवायरनमेंट के लिए हैजर्डस है या नहीं है, प्लस आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो कितने टाइम तक चल रहा है, उसका इन्वायरमेंट पर क्या अफेक्ट है, उसका न्यू जनरेशन पर क्या अफेक्ट होगा। दिस इज ऑल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। ओके, तो कंपनीज जो है बहुत से कंट्रीज में आर रिस्पॉन्सिबल, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स, यू कैन से। ओके, एंड आप याद रखिएगा कि आजकल बहुत सी कंट्रीज में ये जो आपका आपका जो मैं कह सकता हूँ कि जो कस्टमर पर्सपेक्टिव है वो इस चीज पर बहुत ज्यादा इनहेंस हुआ है, स्पेशली एजुकेटेड कंट्रीज में, जहाँ पर दे ऑलवेज प्रेफर ऑर्गेनिक थिंग्स, दे ऑलवेज प्रेफर दोस्त जो सस्टेन्ड चीजें होती हैं, जो सस्टेनेबल चीजें होती हैं, जो लंबे अरसे तक चीजें चलती हैं, right? So they always prefer that. This is how the sustainability approach should be. सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जो है इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाता है। ऑल्दो दे आर पार्ट ऑफ योर एवरी एसीसीए सब्जेक्ट, सस्टेनेबिलिटी अब जो है एसीसी के हर पार्ट में है, हर सब्जेक्ट में है। आइदर इट्स F3, आइदर इट्स F2, आइदर इट्स F4। F4 में चलो नहीं है, F5 में बहुत ज्यादा है, F8 में है। अब F6 में इतना ऑब्वियसली टेक्स्ट का वो नहीं है, बट SBL जो आपका स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप का एग्जाम है उसमें इट्स अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक, और इस पर अच्छा खासा क्वेश्चन आता है एसपीएल में। सो मेक श्योर करें कि वट एवर यू आर अंडरस्टैंडिंग एट दिस पॉइंट आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जब भी आप एक कंपनी करती है तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में कंपनी 6 कैपिटल अप्रोच यूज करती है। आज से पहले ये आपकी एफपी फाउंडेशन इन बिजनेस टेक्नोलॉजी में ये चीज इतनी नहीं थी। अब ये चीज इंट्रोड्यूस हुई है 6 कैपिटल अप्रोच, बिकॉज मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये पहले एसबीएल लेवल में इंट्रोड्यूस की गई थी और वहां पर पढ़ाई जाती थी। लेकिन व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द सिलेबस आई सॉ कि 6 कैपिटल अप्रोच अब आपके फाउंडेशन इन बिजनेस टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट में भी पढ़ाया जा रहा है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में आपने 6 टाइप ऑफ कैपिटल्स को एक्सप्लेन करना होता है और ये बताना होता है कि आप जो है इनका कैसे यूज कर रहे हैं। सबसे पहले आपका जो कैपिटल होता है दैट इज योर फाइनेंशियल कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल वही कैपिटल है जो आप आज तक पढ़ते हुए आ रहे हो। ओके, फाइनेंशियल कैपिटल बताया जाता है कि कंपनी कहाँ से फंड कर रही है अपने आप को और किस तरीके से फंड हो रहा है। आइदर वो डेट प्रेफर कर रही है, आइदर वो इक्विटी प्रेफर कर रही है। ठीक है, तो फ्रॉम वेयर कंपनी इज फाइनेंसिंग और इज गेटिंग फंड्स, कंपनी कहाँ से फंड्स ले रही है, यू नीड टू जस्टिफाई दैट। ओके, फिर वी हैव मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, TURT, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल में आपका जो प्रोडक्ट होता है, जो आपका फिनिश गुड होता है, उसको डिस्कस किया जाता है कि आया जो प्रोडक्ट आपने बनाया है क्या ये विल बी अवेलेबल फॉर द लॉन्ग टर्म, क्या ये आपके इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेगा नहीं करेगा, इस चीज पर डिस्कशन की जाती है मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल पर। देन वी हैव इंटेलेक्चुअल कैपिटल। इंटेलेक्चुअल कैपिटल का ये एक इनटैंजिबल कैपिटल होता है और इसका मतलब होता है आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, आपकी इंटेलिजेंस के बिजनेस के पास किस तरीके के इंटेलिजेंस रिसोर्सेज हैं। ऑब्वियसली वो इंसानों की ही बात करेंगे, राइट, बट इसमें इंटैंजिबल एसेट देखा जाता है कि बिजनेस के पास किस तरीके के इंटैंजिबल रिसोर्सेज हैं इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन माइंड, किस तरीके की चीजें हैं बिजनेस के पास। देन वी हैव ह्यूमन। ह्यूमन कैपिटल में ऑब्वियसली फिर इंसानों की बात होगी, आपके एम्प्लॉयज की बात हो रही है इसमें। ठीक है, तो आपको बहुत डिटेल में जरूरत नहीं है इसको समझने की, इट्स जस्ट कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कैपिटल किस चीज को शो कर रहा है। आपका जो सोशल कैपिटल होता है, सॉरी यहाँ लिखना था, आपका जो सोशल कैपिटल होता है वो बेसिकली आपको बता रहा होता है
रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिटीज, स्टेक होल्डर्स और बाकी जितने भी नेटवर्क्स होते हैं उनके दरमियान। ठीक है, कि कैसे आपकी अब जो कंपनी है वो डिफरेंट कोलैबोरेशंस कर रही है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सोशल कोलैबोरेशन, कोलैब्स इनको हम कहते हैं। ठीक है, अलायंसेस जो हमने कल भी बात की थी टेक्नोलॉजी के केस में, कि इस किस तरीके से एक कंपनी दूसरी कंपनीज के साथ मिलके वर्क कर रही है, दैट इज सोशल कैपिटल। Last but not the least, that is going to be your natural capital, and natural capital deals with your environmental capital. ओके, इसमें इन्वायरमेंट की बात की जाती है। तो देखो गाइस, यू कैन सी फ्रॉम हियर कि जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है वो इन तमाम 6 कैपिटल्स पर बेस्ड है, एंड यू नीड टू जस्टिफाई कि आपकी जो करंट बिजनेस अप्रोच है वो किस तरीके से इन तमाम के तमाम कैपिटल्स को जो है वो सेटिस्फाई करती है। और प्लस ये भी बताना होता है कि आप एज अ बिजनेस क्या जो है वो स्टेप्स ले रहे हो इन ऑर्डर टू preserve your environment, in order to be a sustainable business, and in order to help your future generations, right? So this was all in the pestle analysis. So this marks end of pestle analysis, और यहाँ पर हमने पेस्टल एनालिसिस के तमाम सेक्शंस की बात कर ली है। दैट वाज 6 सेक्शंस, 6 फैक्टर्स। ओके, इंशाल्लाह द नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑफ समथिंग डिफरेंट, और हम उसमें एक नया मॉडल जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। सो रिमेंबर गाइस, पेस्टल एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर business and technology. It's a very lengthy chapter. Almost we covered 6 chapters जो है आपके subject business and technology के, just for pestle analysis. You can examine that it is going to make around 10% of your course, or 10% of your exam. 50 MCQs हैं, तो definitely you can expect कि यार 4 से 5 MCQs तो pestle analysis से लाजमी आएंगे। ठीक है, so make sure that you are working hard on this section and you are preparing it well. If you guys are looking forward for the exam practice solving questions, so definitely I'm going to make videos on that as well. That will be available for my registered students. So until the next lecture, guys, take care and thank you so much. But do recommend me some recommendation if you think that I should do something different जो आपको जो आप चाह रहे हो कि ऐसा भी होना चाहिए मेरे लेक्चर्स में, तो आई एम वेरी मच ओपन टू रिकमेंडेशन एंड क्रिटिसिजम्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, so make sure to share with your friends as well. Thank you so much. Take care and Allah Hafiz.